हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कमेटी के पीएससी प्रीलिम्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान। आइए फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं पीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड एनवायरनमेंट के एक ऐसे टॉपिक को जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में जो चीजें कवर करने वाले हैं, द एजेंडा फॉर टुडे सेशन इज पर्यावरण कानून या एनवायरमेंटल लॉ, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो इनका कंट्रीब्यूशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में या कंजर्वेशन में रहा है। तो यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसका फाउंडेशन बिफोर इंडिपेंडेंस हुआ था 1890 में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका सिंबल है, ये है ग्रेट बनियान ट्री, जो उड़ीसा, जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता के पास शिवपुर एक प्लेस है, वहां पे स्थित है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट बनियान ट्री है, कई एकर्स में फैला हुआ है ये बनियान ट्री। तो इसी को सिंबल बनाया गया इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। अब इसका काम क्या है? ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो किसमें फ्लोरा रिसर्च यानी कि बॉटनिकल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा एक शीर्ष जो है संस्था है, जिसका काम क्या होता है, बेसिकली जितने भी प्लांट रिसोर्सेस या पादप संसाधन हैं, इनका जो है उस पर रिसर्च करना, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताना, डिफरेंट टाइप की नए टाइप की स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना, ये सब इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है। तो तीन फैक्ट इसके काम की चीजें हैं। पहला, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन ईयर, दूसरा हेडक्वार्टर, तीसरा इसका काम। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज, ये क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर से सेम चीजें, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में ही है। ठीक है, और दूसरा क्या देखते हैं, इसका फाउंडेशन ईयर 1916, बिफोर इंडिपेंडेंस ये भी है। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। देन इसका जो काम क्या होता है, ये भी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये सर्वे का काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या है जो कहना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी या जो नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स हैं या प्राकृतिक जीव हैं, इनके विषय में भी क्या करता है, ये रिसर्च करता है। ठीक है, बस ये याद रखेंगे। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? कोलकाता में। ठीक है, क्या काम करता है? रिसर्च का काम करता है। ठीक है, और क्या काम करता है? ये इसका फाउंडेशन क्या है? 1916। दैट्स इट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे क्या देखते हैं, इसका फाउंडेशन ईयर 1981 में है। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड पे है। ठीक है, ये इसका सिंबल है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है? बाइन ईयर्स, एवरी 2 ईयर्स में ये क्या करता है, जितने भी फॉरेस्ट रिसोर्स का है, ये क्या करता है, इसका रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है, तो इसका असेसमेंट करेगा, इसका रिपोर्ट रिलीज करेगा, और इसमें क्या है, सैटेलाइट की मदद से क्या है, यहाँ पे लाइक इंडिया के जितने भी एरिया में फॉरेस्ट रिसोर्स का प्रॉपर रिपोर्ट करेगा, जिसमें कि इसका बहुत सारा रिपोर्ट होता है, जैसे कि भी बताएगा कि कितना यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है, कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना ओपन फॉरेस्ट है, हर्ब्स कितने, सरब कितने हैं। ठीक है, ये बताता है। दूसरी बात क्या है, ये बैम्बू जो बांस जो होता है उसके बारे में भी बताता है, कितना लाइक उसका रिसोर्स है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो फॉरेस्ट प्रोन जोन होता है, कि वन अग्नि क्षेत्र जो होता है, जहाँ पे वनों में आग लगने की आशंका रहती है, तो उन क्षेत्रों को भी ये क्या बताता है, चिन्हित करता है, और सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग करते हैं। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को जानकारी मिलती है, और अकॉर्डिंगली फिर फॉरेस्ट की लाइक प्लानिंग होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन बढ़ाया जा सके। जैसे कि हमारा टारगेट क्या है, कि हमारा टारगेट ये है कि टोटल जोग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया का कहना चाहिए हम 1/3 जो है फॉरेस्ट एरिया जो है नियर फ्यूचर में हम ये फोरकास्ट किए हुए टारगेट रखे हुए। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, उसे देखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है ना, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। एक्चुअल में इसका वर्ल्ड वाइड फंड WWF का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा जाए, तो ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में यहाँ पे इसका ये आपका हेडक्वार्टर है। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जाए
तो यहाँ पे दिल्ली में है, ठीक है। और इसमें सिंबल क्या है, देखिए यहाँ वर्ल्ड वाइड फंड का ये है रेड पांडा। रेड पांडा क्या है, इसका सिंबल है। आपको सीधा पूछा भी जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का लाइक हेडक्वार्टर कहाँ पे इंडिया में, तो दिल्ली में है। और यहाँ पे ओवरऑल कहा जाए तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है WWF उसका फुल फॉर्म। और रेड पांडा को इसका फाउंडेशन कब रखा गया था, 1969 में। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में है, याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखते क्या है, अगला नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन रखा गया था 1982 में, ठीक है। इसका जो है अगर हम हेडक्वार्टर देखते हैं तो ये भी है क्या, देहरादून में। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और ये क्या देखते हैं, इसका काम क्या होता है, जितने भी वाइल्ड लाइफ रिसर्च और मैनेजमेंट का काम क्या कौन करता है, ये लाइक WII करता है। इसका अगर ये सिंबल देखेंगे तो सिमिलर लाइक दिस, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखें। उसके बाद देखते हैं BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बायोडाइवर्सिटी और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, ये रिसर्च करता है। BNSC इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में है। फाउंडेशन ईयर इज 1883, ठीक है। ये याद रखेंगे 1883 है। तो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आप देख रहे हैं लाइक BNHS, ये सब बिफोर इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पे वो इस्टेब्लिश हो गए थे। मतलब हम एक ब्रिटिश एरा में भी क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो ये बातें आपको जाननी है बस, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है रिलेटेड टू लाइक जो एग्जाम में ज़्यादा काम आ सकते हैं। वैसे तो और भी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो हम देखने वाले हैं कि जो डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंटल लॉज बने हैं, जो पॉलिसीज बनी हैं ताकि इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन किया जा सके, तो इन्हीं सभी चीज़ों को अब हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी। आपको पूछा जा सकता है इंडिया की फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, पहली वन नीति कब आई थी। ये भी देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 1894 में आई थी, ठीक है। तो ये समय याद रखेंगे, ये बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत की जो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, वो आई थी 1952 में, 1952 में, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखते हैं जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है या प्रोटेक्शन एक्ट है, 1972 में आया था। और इसी के थ्रू नेशनल पार्क, इसके थ्रू जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इसी के थ्रू जो है आपके देखते हैं सैक्रेड ग्रुप्स या डिफरेंट टाइप के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज जो बने थे, इसी 1972 के थ्रू ही बने थे, ठीक है। याद रखेंगे 1972 फॉरेस्ट जो है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, एस्टैब्लिश किए जाते हैं, किस एक्ट के थ्रू यहाँ पे इसे रेगुलेट किया जाता है। तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे आपको, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब हुआ था, 1974 में ये स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो एक्ट आया था, इस एक्ट के पहले कभी भी एयर पोल्यूशन को लेके कोई बात नहीं हुई थी। जैसे अभी के केस में देखते हैं एयर पोल्यूशन ज़्यादा लीथल है, ज़्यादा घातक हो गया है। लेकिन पहले स्टार्टिंग के फेस में एयर पोल्यूशन को लाइक पोल्यूशन का पार्ट माना नहीं गया था, क्योंकि उसके आगे जो पोल्यूशन हो रहा था या ज़्यादा जो न्यूज़ में होता था, ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक था, वो क्या था, वाटर पोल्यूशन था। तो इसलिए क्या है 1974 में सबसे पहले वाटर पोल्यूशन एक्ट आया। इसके बाद देखेंगे अभी एयर पोल्यूशन और फिर साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन वगैरह आएगा, ठीक है। ये बातें आप सभी क्लियर हुई है। ईयर याद रखेंगे, आपको एडवांटेज लेना है आपके कॉम्पिटिटर से, तो आपको इन सभी बातों का एडवांटेज लेना है, याद रखना है इन बातों को, और थोड़ा सा आपको नॉलेजेबल अप्रोच के साथ पढ़ना है ताकि आपको ये चीज़ें भूले मत, ठीक है। रिलेट करेंगे किसी न किसी चीज़ों से। फिर देखते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1980 में। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कौन सी ईयर में आया, 1980 में आया था। और उसके बाद देखते हैं कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ये आया 1981 में। तो यहाँ पे देखिए 1974 जो है वाटर पोल्यूशन, 1981 में क्या है, एयर पोल्यूशन, ये जो है जुड़ा है, ठीक है।
पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन पहली बार, द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये कब बना? 1985 में बना। तो ये याद रखेंगे, पॉलिटी का क्वेश्चन है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इसलिए पहली बार एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कब बनी अगर आपको पूछा जाए तो 1985 में पहली बार ये बनी थी, ठीक है। ये बातें सभी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? देहरादून में है। तो 1981 में इसका फाउंडेशन ईयर रखा गया था, है ना। वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है 1987 में ये स्टार्ट हुआ था। आपको वेटलैंड के बारे में याद रखना है कि वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, क्योंकि यहाँ पे दो इकोसिस्टम का एक ट्रांजिशनल जोन होता है, आधा जो है टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, आधा एक्वेटिक पार्ट होता है। और वो पार्ट में क्या होता है, लाइक सिमिलर लाइक दिस, ये मान लो एक्वेटिक है और ये दूसरा वाला देखते हैं ये क्या है, टेरेस्ट्रियल है। तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल के बीच में ये क्या है, ट्रांजिशन एरिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर ये आधा पानी आधा लैंड है, जमीन है, उस केस में ये क्या होगा, वेटलैंड होगा। वेटलैंड क्या है, गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं सभी जितने भी लेक्स वगैरह हैं सभी को ऑलमोस्ट वेटलैंड में कंसीडर कर लिया जाता है। बहुत सारे जो ऐसे मार्शी लैंड है, दलदली भूमि है, वो वेटलैंड है। लेकिन एक ऐसा वेटलैंड क्षेत्र भी है जो काफी विशाल होता है, काफी लार्ज होता है एरिया में, और उसको जो वहां पे देखते हैं कि बहुत सारे फ्लोरा फौना यानी वनस्पति जंतु है वहां पे, वो उनका नेचुरल हैबिटाट बन जाता है। अब नेचुरल हैबिटाट वहां पे बना है, दैट मीन वहां पे बायोडाइवर्सिटी होगी, और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के लिए अच्छा है। तो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पे सीधा ये समझ पा रहे हैं कि इसके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे 1987 में इंडिया में। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में कहें तो 1971 याद रखेंगे, है ना। 1971 क्या है, ये है आपका बेसिकली रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन। रामसर जो है वेटलैंड कंजर्वेशन, रामसर नमभूमि संरक्षण जो है वहाँ सम्मेलन हुआ था 1971 में। उसे हम इन्वायरमेंटल समिट में कवर करेंगे भी, ठीक है। ये बातें सभी क्लियर हुआ। जैसे वेटलैंड इंपॉर्टेंट होता है वैसे एक इंपॉर्टेंट होता है मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं, मैंग्रोव्स एक ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, लाइक इंडिया के सुंदरवन एरिया में ग्रो करते हैं। सुंदरवन एरिया में बेसिकली ज़्यादा मिलता है बिकॉज ऑफ सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री के कारण इसको सुंदरवन कहा गया। और इस एरिया में क्या है, जितने भी ट्रीज वगैरह वो मैंग्रोव ज़्यादा होते हैं। मैंग्रोव की विशेषता क्या है, उसमें वो बहुत ही एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, बहुत ही विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में ग्रो कर जाता है। दूसरा मराइन वाटर जो होता है, जो सॉल्टी वाटर जो होता है ना, उसको वो उसका सॉल्ट को क्या करता है, रिमूव करने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। तो एक बड़ा ही अनकॉमन सी यहाँ पे लाइक इसमें कैरेक्टर मिलता है, ठीक है। मैंग्रोव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे मैंग्रोव ग्रो करता है, बिकॉज ये प्लांट है। तो प्लांट पे डिपेंड होने वाले दूसरे और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे समझेंगे कि ये उस एरिया के ग्रीनरी को भी इंक्रीज करता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करता है। तीसरा, वहाँ पे मैंग्रोव्स के अपने अलग अलग फायदे हैं जिससे हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो क्या करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, ठीक है। वो बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स को क्या करता है, एक नेचुरल हैबिटाट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके कंजर्वेशन के लिए जो स्कीम चलाए गए थे 1987 में, सेम ईयर में ये स्टार्ट हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको कई बार स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दे दिया या किसी दूसरे टाइप के क्वेश्चन दे दिया तो इजीली आप उसको जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिवाइज फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, ठीक है। पहली बात तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में आई थी, सेकंड जो है 1952 में आई, तीसरी क्या है कि यहाँ पे रिवाइज फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1988 में। 1988 का ये ईयर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय नदी नीति, नेशनल रिवर पॉलिसी, ठीक है।
नेशनल रिवर पॉलिसी यहाँ पे देखते हैं, ये आया था 1988 में आया था, जिसमें कि नदी के संरक्षण, रिवर के कंजर्वेशन की बात की गई है। ठीक है, इको मार्क स्कीम, जितने भी चीज़ों को देखते हैं उसमें सब में इको मार्क होता है ताकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये एक मैसेज दिया जाता है, या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये उनको प्रूफ के तौर पे उसमें डाला जाता है, जिसके कुछ डिफरेंट जो है कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, नियम होते हैं, उसी को ही फॉलो करना होता है, तभी उसमें इको मार्क होगा। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। 1991 से स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय वानिकी और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड है ना, ये बना था 1992। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक है, ये आया था 1992 में। तो ये सभी चीज़ें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल एक्ट आए थे और आगे क्या क्या एक्ट आता है। तो ये देख रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रखेंगे इस एक्ट के बारे में, ये ईयर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, 72 और 86 कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है द नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट आया था, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण विनियम अधिनियम जो आया था ये 2000 में आया था। तो देखो अभी हमने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन का डेट 1974, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एयर पॉल्यूशन का डेट 1981। अब इसके बाद क्या देखते हैं, नॉइस पॉल्यूशन का 2000। तो 2000 यहाँ पे याद रखेंगे, तीनों ईयर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट आया था 2002 में, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है CGPSC में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी आई थी 2006 में, जिसमें कि उसमें वहाँ पे रहने वाले लोकल ट्राइबल पीपल के बारे में भी, उनके राइट्स के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 2006 में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है बना था 2010 में बना था। ठीक है, इसके 4 अलग अलग रीजनल सेंटर्स भी हैं। और यहाँ पे एनजीटी में क्या होता है, एनजीटी के एक चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो एनजीटी के चेयरमैन के बारे में आप अभी लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो एनजीटी के चेयरमैन और उसको जो है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आदर्श कुमार गोयल थे, है ना, तो लेटेस्ट में आप चेक कर सकते हैं कि जब भी एग्जाम देने से पहले एनजीटी के चेयरमैन कौन है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बातें याद रखनी है आपको। फिर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया था, 2016 में आया था, जिसमें कि ग्रीन, ब्लू और रेड। ठीक है, इसमें कि 3 टाइप के बॉक्स की बात की गई है कि यहाँ पे वेस्ट जो होता है, वेस्ट जब एनवायरनमेंट में जाता है तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो, अगर बायोडिग्रेडेबल है तो डिग्रेड हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो मतलब तो वो क्या करता है, प्रॉब्लमेटिक करता है इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे देख के आ रहे हैं कि ग्रीन वाले बॉक्स में क्या होगा, हमेशा गीला कचरा होगा, वेट जो है वेस्ट होगा। ब्लू वाले कचरे में क्या होता है, सूखा कचरा होता है। और तीसरा जो होते हैं, जो रेड वाले में होते हैं, जितना भी हजार्डस वेस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, ठीक है, ग्लासेस वगैरह हैं, हॉस्पिटल वेस्ट हैं, ये सब क्या है आपके रेड वाले में जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये है बेसिकली इन्वायरमेंटल एक्ट और उसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट को। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड पे। कौन सी ईयर में हुआ था? 1973 में हुआ था। ठीक है, इसके एक्टिविस्ट कौन कौन से हैं? चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा एंड गौरा देवी। ठीक है, इसमें क्या दिया गया था? एक मैसेज दिया गया था, एक सिंबॉलिक मैसेज दिया गया था कि ये जो स्टेम देख रहे हैं, ये जो उसका तना देख रहे हैं, इट इज लाइक इसको हग किया गया है, जिसमें कि एक मैसेज दिया गया है कि दिस ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसी को मैसेज देने के थ्रू जो है एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ ताकि इसे काटो मत और इसका जो है आप यूटिलाइज करो, इसका जो है नेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई। ठीक है, तो याद रखेंगे ये एक्टिविस्ट जितने भी बड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी, ये इनकी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है। सुंदरलाल बहुगुणा की रिसेंटली डेथ हुई है, इसलिए एग्जाम में ज़्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, ईयर कौन सा है? 1973। आगे देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम
साइलेंट वैली मूवमेंट, साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ हुआ था? केरला में। केरला, साइलेंट वैली कहाँ कहाँ पे? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका रीजन पे साइलेंट वैली है। और यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये लाइक फॉरेस्ट का बहुत ही अनटच्ड एरिया है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे वो एरिया कह सकते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लाइक इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब यहाँ पे लोकल पीपल का इंक्रोचमेंट हुआ, लोकल पीपल के क्या है मानवीय गतिविधियाँ बढ़ी, तो इसके जो है कंजर्वेशन या संरक्षण के लिए क्या है इस प्रकार का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1973 में ही। और कौन कौन थे इसको लीड कर रहे थे? डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया, ऑर्निथोलॉजिस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये बर्डमैन मतलब पक्षी विज्ञान के ये जनक है। और केरल के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल पीपल ऑफ केरला, जो इको फ्रेंडली मूवमेंट चलाए थे। कौन सा मूवमेंट? साइलेंट वैली मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान में चला था और इसको लीड कर रहे थे संत जाम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई। और उन्हीं की याद में क्या है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, ये जाम्भोजी हैं, संत जाम्भोजी, अमृता देवी बिश्नोई। एक्चुअल में ये बहुत पहले हुआ था, 1700 के आसपास ये हुआ था। केजरली मारवाड़ रीजन राजस्थान में ये हुआ था। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे जितने भी क्या है यहाँ पे जो अलग अलग ट्रीज हैं जो वर्शिप की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूजनीय जो पौधे हैं उनके लिए क्या है बेसिकली ज़्यादा संरक्षण किया गया था। लेकिन ये अपने आप में एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो वर्शिप या पूजा किए जाने वाले ट्री को काटने से क्या मना किया गया। और इसके कारण जो है आगे आगे और प्रकार के मूवमेंट फैल गई और इसमें ओवरऑल जो है इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम फिर से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ों को। नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट 1985 से स्टार्ट हुआ था। हालांकि ये काफ़ी लंबे समय तक चला है, जिसमें कि नर्मदा रिवर पे जो है जो डैम बन रहा था, तो डैम की हाइट से लेकर प्रॉब्लम थी, जिसके कारण उसका जो डुबान क्षेत्र है मतलब जो बैक वाटर जाता है, जिसके कारण वहाँ के लोकल पीपल को क्या है माइग्रेट करना पड़ा और उनको जो है मुआवजा वगैरह जो है नहीं दिया गया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मूवमेंट हुआ था। और दूसरी बात ये भी कही गई कि ये लाइक नर्मदा बचाओ मूवमेंट में जो है लोकल या वीकर सेक्शन जो है उनके हितों की बात जो है नहीं की जा रही थी, ये भी देखा गया। ठीक है, गुजरात में हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है इसमें एमपी भी शामिल है, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है क्योंकि ये सभी लोग क्या है प्रभावित थे। ठीक, कौन कौन से थे इसमें? मेघा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय, ये क्या है टॉप जो है एक्टिविस्ट रहे हैं। हालांकि इसमें आमिर खान और बाकी लोगों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है उस मूवमेंट को सपोर्ट करने में। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ आगे देखते हैं हम एक दो और मूवमेंट को। एक है अपिको मूवमेंट, इससे क्या है साउथ का चिपको मूवमेंट कहा जाता है। चिपको मूवमेंट अभी हमने देखा, चिपको मूवमेंट कहाँ उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन यहाँ साउथ का चिपको मूवमेंट कहा जाए तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कर्नाटका में 1973 में। और 1973 में क्या हुआ था? आपका चिपको मूवमेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1983 में इसको लीड कौन कर रहे थे? पांडुरंग हेगड़े जो है लीड कर रहे थे। क्लियर हो गया आप सभी को? ये बातें आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है अपिको मूवमेंट क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि नवदानिया मूवमेंट आप यहाँ पे देखिए 1982 में, मतलब उसी आसपास 70-80 के डिकेड में बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1982 में अगला मूवमेंट है, इसको लीड कर रहे थे वंदना शिवा, जो बायोडाइवर्सिटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था 1982 में जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद देखते हैं बलिया पाल मूवमेंट देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है ये भी कि 1985 में हुआ था। देखिए 82, 83, 85 मतलब उसी के आसपास बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स हुए हैं। ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के बलियापाल क्षेत्र। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके पास क्या है? चांदीपुर ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। ठीक है, एकीकृत परीक्षण केंद्र किसका बताइए? चांदीपुर के बारे में जानते तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मिसाइल टेस्टिंग। तो मिसाइल टेस्टिंग के कारण क्या है? उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था क्योंकि बहुत हीट जनरेट करता है, बहुत सारे वेस्ट छोड़ता है। तो उसके कारण क्या हो रहा था? बलियापाल या उसके आसपास के क्षेत्र की जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही थी या डैमेज हो रही थी। उसके कारण जो है ये मूवमेंट चलाया गया और
बेसिकली ये कहा गया कि ये जो मोमेंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सॉइल का कंजर्वेशन होगा, फर्टिलिटी का कंजर्वेशन होगा। तो ये चीज़ें ये जो बलियापाल मोमेंट है इसमें ये कहा गया। ठीक है, इसको लीड कौन कर रहे थे? गणनाथ पात्र। ठीक है, गणनाथ पात्र अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक दो मोमेंट और हैं, उसे देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए अगला ये है मैती मोमेंट। मैती मोमेंट, ठीक है, तो मैती मोमेंट के बारे में क्या चीजें जानते हैं? मैती मोमेंट यहाँ पे देखिए, ये है आपका 1994 में हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। कल्याण सिंह रावत क्या है, इसको लीड कर रहे थे, ये सबसे बड़े एक्टिविस्ट थे। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद देखते हैं टिहरी बांध मूवमेंट 1990 में उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसको लीड कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा। और किसको लीड कर रहे थे? आप देखते हैं वहां पे चिपको मूवमेंट को। ठीक, और यहाँ पे भागीरथी रिवर पर जो डैम वगैरह बना, या रिसेंटली जो उत्तराखंड वाला जो फ्लड वगैरह आया था, इसी टाइप की सेंसिटिव टाइप की इकोसिस्टम बन जाते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो इकोसिस्टम है बहुत ही पुअर टाइप का होगा, क्योंकि ये आप इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, उस पर डैम बना रहे हैं। डैम कभी भी कोलैप्स हो सकती है, टूट सकता है, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में जनधन की हानि हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। इस टाइप की चीजें कही गई। अब यहाँ पे एक बात और समझिए कि ये जो मूवमेंट चल रहे थे, देखो 70 के बाद से लेके यहाँ पे 2000 तक बहुत सारे, या 90 के डिकेड तक बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिले। रिसेंटली भी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि उड़ीसा का चिल्का क्षेत्र जो बहुत बड़ा लैगून है, लैगून समझते हैं, समुद्र का बैक वाटर, और वो वहां पे क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बड़ा जो है वेटलैंड क्षेत्र है, वहाँ बायोडायवर्सिटी रिच है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के टूरिज्म और अलग अलग चीज़ों के कारण वहाँ बहुत पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण वहाँ पे भी क्या है, इस प्रकार के मूवमेंट चलाए गए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे लोकल पीपल के द्वारा भी हम देखते हैं संजय गांधी उद्यान के पास भी जो है इस प्रकार एक्टिविटी किया गया, जिसमें कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी हुई हैं। तो रिसेंट वाले जो इन्वायरमेंटल जो हैं रहते हैं, जितने मोमेंट्स वगैरह हैं, तो वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो ऑलरेडी आपके करंट में कवर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को समझना है कि ये जो है बेसिक और स्टैटिक और बहुत ही एग्जाम में पूछे जा चुके उस टाइप वाले ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे रिसेंट वाले या लेटेस्ट वाले हम करंट अफेयर्स में ऑलरेडी कवर कर ही रहे हैं। ये बातें आप सभी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम एक ऐसी चीज को देखेंगे जो डिफरेंट टाइप के अलग अलग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट रहे हैं, या फिर इनका इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट को या इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को क्या किए हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्प किए हुए हैं। उसके लिए वो लीड करके या ओवरऑल कुछ पॉलिसी बनाए, कुछ मूवमेंट चलाए, या अलग अलग प्रकार की उनकी एक्टिविटी के थ्रू क्या है, इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही नाम देखते हैं। सबसे पहले टॉप में देखिए क्या नाम है, वांगरी मथाई। वांगरी मथाई, ठीक है, 1970 के डिकेड में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट उन्होंने चलाया था। केनिया से बिलोंग करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक है, और 2009 का नोबेल लॉरेट भी हैं। 2009 का नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला था। ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा देखते हैं अल गोर। अल गोर जो है यहाँ पे देखते हैं, ये फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट है। क्लाइमेट के लिए उनका जो है क्लाइमेट के लिए क्या है, गठबंधन संगठन की स्थापना की है ना। उसके बाद देखते हैं 2007 में आईपीसीसी का जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी नोबेल लॉरेट हैं जॉइंट रूप से आईपीसीसी के साथ। ठीक है, आईपीसीसी जानते हैं, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, अलायंस फॉर क्लाइमेट। अलायंस फॉर क्लाइमेट, ये इनका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ड वो विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन साहब यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, ये जो है आपको इनका जो है कंट्रीब्यूशन याद रखना है कि ये बायोडाइवर्सिटी के फादर इनको कहा जाता है। और बायोडाइवर्सिटी आपकी
प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इवन आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एडवर्ड ओ विल्सन साहब हैं, और बायोडायवर्सिटी के जो फादर कहे जाते हैं। जैव विविधता पृथ्वी पर मानव अस्तित्व की कुंजी है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी द की ऑफ अर्थ, क्या है? की ऑफ अर्थ, ये चीज है, ये एक इम्पॉर्टेंट उनका जो है बुक है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखें बायोडायवर्सिटी के फादर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखते हैं गेलार्ड नेल्सन को। गेलार्ड नेल्सन क्या है? अर्थ डे एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को। तो उसके फाउंडर कौन है? गेलार्ड नेल्सन। और यहाँ पे क्या देखते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने क्या है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पे आगे बहुत काम किया है। उसके बाद देखते हैं 1972 के आसपास हमने एक एक्ट देखा था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जिसमें कि हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण जो लाइक अधिनियम बना था वो 1972 में आया था। तो इसी समय इंदिरा गांधी का टेन्योर था, इन्हीं से का कार्यकाल था। इन्होंने क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। ठीक है, इन्हीं के समय में क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की गई, 1972 में आया। तो ये इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन्हीं के कारण तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसी एक्ट के कारण ही तो क्या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसी चीजें बनी। तो सोचिए कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर्स को जो है इस प्रकार की चीजें बनाने के लिए कही गई और एग्जीक्यूट किया गया और फाइनली रियल फॉर्म में लाया गया। ठीक है, अनिल अग्रवाल को कहा जाता है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट पर इनकी रिपोर्ट आई थी। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में इनका एनजीओ चलता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE का जो है स्थापना ये किए थे। ठीक है, ये है अनिल अग्रवाल साहब। ठीक है, इस बात को याद रखना है, ये इन्वायरमेंटल सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन सराहनीय है। इसके बाद देखते हैं हम MC मेहता साहब, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, PSC कभी भी पूछ सकता है। PIL, कोई भी इन्वायरमेंटल इशू है, PIL दाखिल करने में हमेशा आगे कौन रहते हैं? ये MC मेहता साहब। तो MC मेहता साहब के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार याद रखेंगे। ठीक है, प्रख्यात जो है लॉयर हैं MC मेहता साहब। माधव गाडगिल अगला नाम है। माधव गाडगिल के बाद जैव विविधता रजिस्टर्ड विकसित करने और सेक्रेट ग्रुप्स के कंजर्वेशन के लिए विशेष योगदान था। तो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर डेवलप करने में किसका योगदान था? माधव गाडगिल का था। और क्या याद रखेंगे, सेक्रेट ग्रुप्स पवित्र वन जो उपवन वगैरह हैं उसको जो है संरक्षण में किसका योगदान था? माधव गाडगिल का था। डॉक्टर MS स्वामीनाथन है ना, इनके बारे में बताने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इनको क्या कहा जाता है इंडियन कंटेक्स्ट में? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और ग्लोबल कंटेक्स्ट में क्या कहा जाएगा? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किनको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडियन कंटेक्स्ट में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्लोबल कंटेक्स्ट में क्या कहा जाएगा? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक। जैव विविधता संरक्षण करने के लिए उन्होंने क्या है, स्वामीनाथन रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन का जो है फाउंडेशन रखा है, कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं राजेंद्र सिंह। ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। द वाटर मैन ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष कहा जाता है। प्रदूषण मुक्त गंगा के लिए उनका क्या है, काफी योगदान है। रैमन मैग्सेसे प्राइज इनको मिल चुका है। ठीक है, RK पचौरी साहब थोड़ा विवाद में रहे, लेकिन एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन में देखते हैं ये IPCC के चेयरमैन थे। उसी समय IPCC और टेरी के जो IPCC के चेयरमैन थे और टेरी के महानिदेशक रहे। और इन्हीं के टेन्योर में क्या है, इनको IPCC को क्या है, अल गोर के साथ नोबेल प्राइज मिला था। अल गोर अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, फॉर्मर US वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनके साथ क्या है, ये नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद देखते हैं सुगाथा कुमारी सेव साइलेंट वैली जो है मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो साइलेंट वैली मूवमेंट में हम याद रखेंगे सुगाथा कुमारी का भी नाम वहां पे ऐड कर लीजिएगा, थोड़ी देर पहले हमने उससे जिसे डिस्कस किया था। ठीक है, ये बातें सभी क्लियर हुई। आगे हम देखते हैं चंपा देवी शुक्ला और रसीदा बी।
चंपा देवी शुक्ला और सीधा भी क्या किए थे, पर्यावरण संरक्षण और भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जितने भी प्रभावित लोग थे उस के कारण उसमें क्या है, कौन सी गैस निकली थी, मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, CH3NCO। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो निकली थी इसके कारण काफ़ी कई हजार लोग क्या है डेथ हो गई थी। और अभी भी उसमें क्या है, उनके जेनेटिक चीज़ें, जेनेटिक पार्ट जो है म्यूटेशन आ गया, जिसके कारण बहुत सारी जो है प्रॉब्लमेटिक वाले जो है चाइल्ड जो है प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये इनमें जितने भी पीड़ित हैं उनकी जो है लड़ाई लड़ने के लिए क्या है, ये 2 महिलाएं हैं, चंपा देवी शुक्ला और रसीदा बी का योगदान सराहनीय है। ठीक है, बिली अर्जन सिंह बड़ी पर्सनालिटी ये भी है जो है, टाइगर कंजर्वेशन में इनका योगदान है, और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश की स्थापना में इनका योगदान रहा है। पर्यावरण अर्थव्यवस्था के बीच संबंध को इन्होंने समझाया था। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा पूछेगा कि पर्यावरण अर्थव्यवस्था, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी के बीच रिलेशन को कौन सी इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, तो बिली अर्जन सिंह। याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। इस प्रकार देखते हैं आज के टॉपिक में हमने डिफरेंट टाइप की अलग अलग फैक्ट को कवर किया। ये सभी फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा, ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज करते चलना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखेंगी मिसलेनियस फैक्ट में, तो मिसलेनियस फैक्ट में ये बातें भी आपको डेफिनेटली नजर आएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए फैक्ट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।